प्रकृति में सृजन और संहार दोनों की क्षमता होती है। पहले के लोगों ने प्रकृति के साथ साम्य संबंध बनाकर रखा और उन्हें प्रकृति का शिकार नहीं होना पड़ा। भारत जैसे देश को आगे बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए पश्चिम के तौर तरीकों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं, अपितु उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने की आवश्यकता है। आज आपको पता होगा कि उत्तराखंड का एक शहर है जिसे आप जोशी मठ के नाम से जानते हैं। पहले ये शहर नहीं था, पहले एक छोटा सा गांव था। गांव के बाद धीरे धीरे जब वहाँ पे बसावट भारी संख्या में होने लगी, अनियोजित तरीके से वहाँ पे निर्माण होने लगे भवनों का, होटलों का, सड़कों का, फिर धीरे धीरे एक कस्बा हो गया। कस्बे के बाद ये शहर बन गया। तो दोस्तों, आज जिस प्रकार से वो भू धसाव की स्थिति से गुजर रहा है और वहाँ पे पलायन की स्थिति बनी हुई है, और उत्तराखंड जो सरकार है अपना पूरी क्षमता झोंक दी है वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, उस समस्या से निजात पाने के लिए। आपको क्या लगता है ये एक दिन में भू धसाव की प्रक्रिया स्टार्ट होगी? नहीं, ये लंबे समय से, कई बार इसके ऊपर कई कमीशन बैठाया गया था। उन्होंने भी इस चीज़ को बताया था यदि इसी तरह से अनियोजित तरीके से यहाँ पर निर्माण होता रहा तो एक दिन यहाँ पर ये समस्या आ सकती है। पर वहाँ के लोग, वहाँ का स्थानीय प्रशासन, शासन, वहाँ के बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो इन सारी बातों का खिल्ली उड़ा रहे थे। और यही कारण है कि वहाँ जो भी आज चीज़ चल रहा है, वहाँ के खुद वही लोग जिम्मेदार हैं। बता दें, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे यदि प्राकृतिक सौंदर्यता आप देख लेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने की, हर घंटे पेड़ लगाने का जो रिकॉर्ड है भूटान के नाम है। हमारे यहाँ भी पेड़ लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, मात्र तब लगाए जाते हैं जब वोट लेना होता है, लोगों को दिखाने के लिए। आप मुझे बताइए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी ने कई करोड़ पेड़ लगा के, पौधा लगा के एक रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। उसके बाद जानते हैं क्या होता है? 10% भी वो बढ़ नहीं पाते हैं। न कोई पानी देता है, न रख रखाव का कोई व्यवस्था है, उनके देखभाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बस ऐसे बता दिया गया है कि हमने इतना पेड़ लगाया है, और दूसरे तीसरे दिन वो जद्दोजहद हो जाता है, ज़मीन में मिल जाता है। कहीं आवारा पशु, वैसे भी हमारे राज्य की स्थिति बड़ी गंभीर है। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनकी फसलों को जिस प्रकार से छुट्टा जानवर जो है खा जा रहे हैं, तबाह कर दे रहे हैं, इस वजह से वो परेशान है। तमाम तरह के भाषणों में बताए जाते हैं कि भैया फला चीज़ का निर्माण हो रहा है, इतना पैसा देकर गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। पर वास्तविकता जो है ना, बस किताबों में होती है, ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि जब हम इस पृथ्वी पे सारी चीज़ों का विनाश कर देंगे ना, फिर इसके बाद हम किसी दूसरे ग्रह की तलाश में जाएंगे। सोचिए, आज हमारे पास सब कुछ है, एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे हर एक चीज़ है, इतना बड़ा जीवन है, इतनी संपदा है, हर एक चीज़ है, पर हम इसे किस प्रकार से नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसका इतना बुरी तरह से शोषण कर रहे हैं। और होना ये चाहिए कि प्रकृति से जितना आप लें, जितने प्राकृतिक संसाधन आप ले रहे हैं, उसके प्रति कम से कम कुछ 2-4 पेड़ ही लगा दीजिए। पर कौन कर रहा है? शहरों में चले जाइए आप, नाम मात्र के पेड़ बचे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन की पूरी दुनिया बात कर रही है, पर वास्तव में जागरूक कौन हो रहा है? वैश्विक मंचों से तो सब कहते हैं भैया इस बार जो है यही हमारा लक्ष्य है, सतत विकास होना चाहिए। सतत विकास में जलवायु को, पेड़ पौधों को, जंगलों को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पर वास्तविकता ये है कि आज हमारे यहाँ जल, जमीन, पानी सब दूषित होता चला जा रहा है। अब सोचिए, हम ऐसे फसलों को अपने यहाँ क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं जिनकी वजह से हमारी ज़मीनें खराब हो रही हैं, हमारी उर्वरक क्षमता जो ज़मीनें की खराब हो रही हैं। ऐसी फसलों को हम प्राथमिकता क्यों दें? हाँ, सबको पता है जो जेनेटिक मॉडिफाई फसलें होती हैं वो बर्बाद कर देती हैं। वो जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, उसे बर्बाद कर देता है, जलवायु परिवर्तन अनिश्चित कर देता है। फिर भी हम इन सारी समस्याओं के बाद भी हम सीख नहीं रहे हैं। यदि यही स्थिति रही तो आने वाला समय बहुत ही गंभीर होगा। जो कहते हैं ना, थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है, वो इन्हीं चीज़ों के लिए होगा, पानी के लिए होगा, ठीक है। और सब लोग मरेंगे,
ज़मीन के लिए होगा, वायु के लिए होगा। यदि आपको ऑक्सीजन की उपयोगिता पता करना है तो आप कोविड में चले जाइए। लोग सिलेंडर के लिए दर भटक रहे थे, किसी को मिल नहीं रहा था। और आज जो नेचुरल सारी चीज़ें हैं, हम उसका किस प्रकार से इतना बुरी तरह से विषैला बना दे रहे हैं कि पूछिए मत। सबको बस विकसित होना है, विकास की राह में लोग दौड़ रहे हैं, चाहे पर्यावरण हो चाहे कुछ भी हो, उसके ऊपर से चढ़ के जाना है। आने वाली जो नस्लें हैं, जो जनरेशन है, उनके लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जब उनसे कहा जाएगा ना कि भैया पहले पेड़ हुआ करते थे ना, तो वो मतलब 10 मिनट बैठ के सोचने लगेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसा पेड़ हुआ करता था, यहाँ पे जंगल हुआ करता था। तो यही कहने का मतलब प्रकृति से जितना आप लें उतना लौटाएं। आपको बता दें, जब आप रूरल एरिया में जाएंगे या रूरल स्टेट में जाएं, जैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे विकास नहीं हुआ, जैसे आप छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे राज्यों को ले लें, वहाँ पे नक्सलाइट की प्रॉब्लम क्यों है, क्यों नक्सलवादी लोग बन रहे हैं। पहले जब यही सरकारें किसी कंपनी को ज़मीनें अलॉट करती हैं तो उनसे कहती हैं कि जो गाइडलाइन इशू किया जाता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि जितना आप पेड़ों को काट रहे हैं उसके एवज में आप डबल वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, मतलब पौधरोपण करेंगे, क्योंकि सतत विकास करना है, पर्यावरण को ध्यान में रखकर कुछ भी आपको करना है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे तहलका मचा देते हैं, सब जंगल वंगल काट के बस अपना इंडस्ट्री स्थापित करना है, अपना प्लांट लगाना है। तो यही कारण है कि जो गरीब है, जो जंगलों में निवास करते हैं, वो जल, जंगल, ज़मीन को बहुत बड़ी प्राथमिकता देते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। और पहले तो सरकारें कहती हैं यहाँ से हटने के बाद हम आपके बच्चों को शिक्षा देंगे, आपके पुनर्वास के लिए एक बढ़िया अच्छी जगह बनाए हैं, वहाँ पे आप लोग रहिएगा। फिर बाद में क्या होता है, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, काम निकल गया बस, अब आप जहाँ भी जाना है जाइए। तो यही कारण है। आप कभी जाइएगा छत्तीसगढ़ झारखंड जैसे राज्यों में, खनिज के मामले में इतना संपन्न राज्य हैं, परिस्थिति आज इतनी विकराल वहाँ पे उन लोगों की है कि पूछिए मत। क्यों बीमार और गरीब राज्यों की श्रेणी में ये लोग आते हैं कि सारे प्राकृतिक संसाधन होने के बाद भी यहीं से सारे संसाधन अन्य राज्यों में जाते हैं। जिस राज्य में कुछ भी नहीं है, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं, वो सबसे बड़ा बन बैठा है, और जिन राज्यों में जा रहा है वहाँ का शोषण हो रहा है। वहाँ पे 2% भी अगर विकास के लिए कोई योजना परियोजना लाते हैं तो वो राज्य की स्थिति भी बहुत अच्छी होती। तो कहने का मतलब यही है, जो भी जोशी मठ में जो भी समस्याएं चल रही हैं उसके जिम्मेदार हम और आप लोग हैं। यदि आपको ये लग रहा है कि ये बस उत्तराखंड की समस्या है, हमारे यहाँ नहीं आने वाली है, तो आप भूल कर रहे हैं। आने वाले समय में याद रखिएगा स्थिति बहुत ही विकराल होने वाली है, क्योंकि जो पर्वत है ना, वो हमारे लिए एक प्रहरी का काम करते हैं। वो यहाँ तक कि नीति निर्माता होते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाए, जलवायु के संदर्भ में देखा जाए, पारिस्थितिकी के तंत्र में देखा जाए, और यदि वही नहीं रहेंगे, उनकी स्थिति यदि इतनी विकराल होती चली जाएगी तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। यही स्थिति रहेगी तो जो नदियों का मार्ग है वो बदल जाएगा, बड़े बड़े शहर डूब जाएंगे। देखते हैं बिहार में क्या होता है। बिहार में हर साल यही जो है लोगों से कहा जाता है कि भैया इस बार समस्या ये नहीं आएगी, और ये समस्या ऐतिहासिक है। पिछले मुझे लगता है कि 100 साल से बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर साल बाढ़ आ जाती है, और वहाँ के जो सेवक हैं, ठीक है, जो नेतागण हैं, वो बार बार आश्वासन देते हैं कि इस बार हमारी सरकार आएगी, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर बार बार वही राहत और बचाव का कार्य करते हैं। तो ऐसे काम चलेगा। जिन समस्याओं का समाधान निश्चित है पर आप नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो यही स्थिति होगा और यही हो रहा है। अपना पेट भरना चाहिए, अपनी जेब भरनी चाहिए, दूसरा कैसे जी रहा खा रहा उससे कोई मतलब नहीं है। और यही स्थिति हर जगह है। हर एक इंसान अपने बारे में सोच रहा है। वैसे देश है, राज्य है, नेतागण है, ऐसे लोगों के हाथों में हमने अपनी सत्ता दे दी है ना। अपने देश का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो बस अपना ही जेब भर रहे हैं, अपनी ज़मीनें लिखवा रहे हैं, और हमारी आप की स्थिति वो है कि पूछिए मत।
एक नौजवान रोजगार के लिए जिस प्रकार से दर बदर भटक रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। 30-32 साल तक वो नौकरी की तैयारी करेगा, जवानी ख़त्म कर दिया, उसके बाद नौकरी पाएगा, नौकरी नहीं भी मिला तो दर बदर ठोकर खाएगा और कहीं जाकर छोटा मोटा रोजगार देखेगा। ये समस्याएं चल रही हैं। तमाम तरह के पेपर बना दिए गए हैं। अरे किसी की योग्यता का अगर परीक्षण करना तो और तरीके हैं। अब 10 साल तक उसकी योग्यता का परीक्षण करेंगे और उसके बाद कहीं पेपर आउट हो जा रहा है, कहीं क्या हो रहा है। ये सारी समस्याएं साथ चलेंगी। ये सब चयन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। टेंशन मत लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।